हेलो गाइस, पिछली वीडियो किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से बंद हो गई थी, तो हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे थे हम, पॉइंट पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में हम पहले ये देख लेते हैं कि होता क्या है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, एक मैं हूँ, ठीक है, तो मैं अपने फादर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रही हूँ। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस करवा रही हूँ, तो मेरा उनके साथ कोई रिलेशन है ना, फादर एंड डॉटर। ठीक है, तो हम मेरा उनके साथ रिलेशन है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिस पर्सन के साथ मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रही हूँ उसके साथ मेरा इंटरेस्ट, मतलब उसके साथ कोई रिलेशन कुछ भी मतलब होना चाहिए, दैट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो ही हमें उसका इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे एज अ नॉमिनी हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के नीचे नाम लिखवा देते हैं, मेरे बाद इसको मिलना चाहिए, वैसे ही होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर हमारा उस बंदे के साथ कोई इंटरेस्ट, कोई रिलेशन है तब। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड मस्ट एग्जिस्ट इन पर्सन। इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड है, मस्ट एग्जिस्ट इन पर्सन, उस पर्सन के एग्जिस्ट इंश्योर्ड एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी इज टेकन इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जो पर्सन एग्जिस्ट होगा उस समय जब वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही होगी, तो उस पर्सन का उसके साथ कुछ ना कुछ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि वो रिलेशन या किसी को भी उठा के ले आए, ठीक है, बाहर से नहीं। ठीक है, इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंश्योर्ड डेथ। फिर बाद में वो चाहे उसकी डेथ पे प्रेजेंट हो या ना हो, बट उसका एज अ नॉमिनी नाम जब पॉलिसी के नीचे लिखा गया तो पॉलिसी का अमाउंट उस बंदे को ही मिलेगा, उसका इंटरेस्ट था उसमें। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। अगर हम अब अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के रखेंगे तो ये हमें प्रोवाइड फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करेगा। लाइफ इंश्योरेंस एक्सटेंड द हैंड ऑफ प्रोटेक्शन टू those who are left supportless and help financially in case of death। तो अगर किसी घर के मेंबर की डेथ होती है तो ये फाइनेंशियली हमें हेल्प करती है। ठीक है, कई बार होता है ना, एक ही मेंबर होता है कमाने वाला, तो डेथ होगी तो हमें लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्प करती है फाइनेंशियली। ठीक है, देन इसके थ्रू हम अपनी सेविंग्स को इनकरेज कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करने के बारे में सोचेंगे, और इसमें हमें कोई टैक्स भी नहीं लगता, हम इसको इन्वेस्ट करते जाते हैं करते जाते हैं। अगर कोई लाइफ में लॉस हो जाता है तो ये हमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, और इसका स्कोप भी वाइड है। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो कवर अदर रिस्क एक्सेप्ट डेथ विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ एज, और भी ये काफ़ी सारे रिस्क, इसका वाइड स्कोप है। ठीक है, जैसे हम परमानेंट कभी डिसेबिलिटी जैसे हो सकते हैं, हम हैंडीकैप वगैरह हो गए, कुछ भी हो गया, डिसेबल हो गए हम, ठीक है, तब उसमें केस में हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इंश्योरेंस होती है, जैसे अब एक बंदा बार बार बीमार होता है तो क्या करवाते हैं कि मेडिकल की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो जब भी वो हॉस्पिटलाइज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उसका सारा मेडिकल का बिल पे करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर है इंश्योरेंस पॉलिसी का। इसको फर्स्ट हम थ्रू डायग्राम देखेंगे कि होता क्या है, फिर देन हम इसको बुकिश लैंग्वेज देखेंगे कि यह क्या लिख रखा है। प्रोसीजर फॉर टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है, अब मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी करवानी है तो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, फर्स्ट मैं अपना प्रपोजल दूंगी कि हाँ भाई मेरे को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी है। देन वो ऑफर, फर्स्ट स्टेप जैसे पीछे हमने देखा था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, फर्स्ट वो ऑफ़र आएगा, लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हो या नहीं, मैं कहूँगी हाँ जी करवाना चाहती हूँ, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। देन फिर वो मेरे से प्रूफ ऑफ एज मांगेंगे, किसी भी थ्रू हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल सर्टिफिकेट, किसी भी थ्रू हमें उसको अपना प्रूफ, एज ऑफ प्रूफ देना होता है। जब वो दे देते हैं तब हमें अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन करवानी होती है। नो डाउट इसके एक्सपेंसेस सारे लाइफ इंश्योरेंस वाले ही बेयर करते हैं, हमें खुद से नहीं कोई एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते। फिर हम अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, अब वो हो जाती है। देन कॉन्फिडेंशियल जो उसकी रिपोर्ट आती है मेडिकल की, अब कई लोग होते हैं ना अपनी मेडिकल रिपोर्ट नहीं पब्लिकली शो ऑफ करना चाहते, तो ये एजेंट की ड्यूटी होती है कि उसकी रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। अब कोई होता है जैसे गे होते हैं और भी होते हैं कि कई काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो नहीं चाहते कि वो प्रॉब्लम्स बाहर आए, तो फिर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बाय एन एजेंट, वो रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह सही आ जाती हैं तो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू।
प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, देन जो हम इंश्योर्ड पर्सन है, पेमेंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम, देन वो फर्स्ट प्रीमियम पे करेगा। जब वो फर्स्ट प्रीमियम पे करेगा देन इंश्योरेंस पॉलिसी वाली कंपनी है जो उसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कर देगी कि अब आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, अगर आज के बाद अगर आपको कोई भी लाइफ में लॉस होता है तो दैट हम बेयर करेंगे रिलेटेड टू पॉलिसी, नॉट अदर देन। ठीक है, इतना प्रोसेस क्लियर है। अब हम इसको बुकिश लैंग्वेज में भी देख लेते हैं क्या बोल रखा है। फर्स्ट प्रपोजल, पर्सन हु वॉन्ट टू गेट एन इंश्योरेंस पॉलिसी मेक एन ऑफर टू द एजेंट। जो पर्सन इंश्योरेंस करवाना चाहता है, ठीक है, मेक एन ऑफर टू द एजेंट, वो ऑफर एजेंट को करेगा कि मैं करवाना चाहता हूँ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी बाय फिलिंग अ प्रिस्क्राइब पर्सनल प्रपोजल फॉर्म विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो ये फॉर्म होता है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है कि अगर हम करवाना चाहते हैं तो कभी भी करवा सकते हैं, बट हमारे रिकॉर्ड्स क्लियर होने चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हम जब इस प्रपोजल को देखते हैं तो हमारे वो वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन चेक करता है। पहले नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, इंश्योर्ड जो है हम है कस्टमर का सारा चेक करेगा, नेम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस। देन उसकी फैमिली हिस्ट्री, हेल्थ कैसी है उसकी, अभी ये तो नहीं है कि बीमार है, पता 2 दिन में लुढ़कने वाला है फिर इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है ना, सारा चेक करते हैं। देन फैक्ट अबाउट इनकम, कि उनकी इनकम का सोर्स क्या है, उनको इनकम कहाँ से आती है, ये तो नहीं है पहले से ही कर्जों में डूबे हुए हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी लेके डूब जाएं, ठीक है। देन उसकी डेट ऑफ बर्थ, एज का प्रूफ मांगते हैं। देन मोड ऑफ पेमेंट, कि वो किस थ्रू पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, ठीक है। मस्ट बी फिल इन दी एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी होती हैं। इंश्योर्ड इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द ट्रू, उससे ये ऑब्लिगेशन होती है इंश्योर्ड को कि उसको ट्रू और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है, वरना वो जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उन्हें अगर कुछ भी रॉन्ग मिला तो उन्होंने ऑफ़र वहीं पर रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। दैन नेक्स्ट प्रूफ ऑफ एज मांगते हैं वो। इंश्योर्ड कस्टमर इज़ रिक्वायर्ड टू गिव एज प्रूफ अलॉन्ग विद द प्रपोजल फ्रॉम द फॉर्म एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को क्या रिक्वायर्ड होता है कि उसे एक प्रूफ, एज प्रूफ देना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखो डेट ऑफ बर्थ हो गई, स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो गया, कॉलेज का, ठीक है ना, म्यूनसिपल कमेटी से जो हमें मिलता है बर्थ सर्टिफिकेट वो हो गया, कुछ भी हो गया, एज का कोई प्रूफ देना होता है हमें, ठीक है। देन मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ प्रपोजल फॉर्म इन द ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी द प्रपोजर इज़ रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ मेडिकल एग्जामिन। तो जो इंश्योर्ड है उसको खुद को मेडिकली एग्जामिन करवाना पड़ेगा फ्रॉम द डॉक्टर अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। डॉक्टर अप्रूव करेगा इंश्योरेंस कंपनी से कि इसका मेडिकल एग्जामिन करना है, देन वो एग्जामिन करेंगे। जो इसके एक्सपेंसेस होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशंस आर नॉर्मली पे बाय इंश्योरेंस कंपनी। मैंने पीछे आपको बताया था ना कि जो इसके एक्सपेंसेस होंगे इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, ठीक है। देन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बाय द एजेंट, अब इसकी जो रिपोर्ट है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा बाय द एजेंट। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अबाउट द हेल्थ, करैक्टर, फाइनेंशियल पोजीशन, अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो भी उसकी रिपोर्ट होगी किसी भी रिलेटेड, उसकी फाइनेंस से रिलेटेड, करैक्टर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एनीथिंग, पहले तो वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा और दूसरा उसका प्रपोजल का जो फॉर्म था उसके साथ अटैच करेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल रखेगा और उसके प्रपोजल के फॉर्म के साथ अटैच करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रपोजल फॉर्म। कोऑपरेशन कंसीडर द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल फॉर, अब इसमें यहाँ पे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी है गिव इन द प्रपोजल। द कोऑपरेशन कंसीडर द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, उन्होंने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर डिटरमाइन दी, पहले उन्होंने क्या डिटरमाइन किया कि कितना रिस्क है, वॉल्यूम ऑफ रिस्क कितना है, प्रीमियम रेट कितना है। इट एक्सेप्ट द प्रपोजल, देन प्रपोजल एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस लेटर इज डिस्पैच्ड टू द इंश्योरेंस स्टेटिंग द कंडीशन टू बी फुलफिल बाय द इंश्योर्ड। जो एक्सेप्टेंस का लेटर था वो डिस्पैच मतलब सेंड कर दिया गया इंश्योर्ड को, उसकी कंडीशंस
ठीक है। इसमें उसकी कंडीशंस को फुलफ़िल किया है, मतलब डिस्पैच कर दिया जाता है उसको, जो लेटर होता है वो सेंड कर देते हैं कि आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया गया है। देन पेमेंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम, उसके बाद वो अपना फर्स्ट प्रीमियम पे करता है। जैसे प्रीमियम हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें प्रीमियम पे करते हैं ना, ऑन द रिसिप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर, जब उसको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, द इंश्योर्ड पेज द फर्स्ट प्रीमियम, तो वो फर्स्ट प्रीमियम पे करता है। एंड द कॉर्पोरेशन बिकम लायबल फॉर लॉस, जब वो फर्स्ट प्रीमियम पे कर देता है देन जो कंपनी है इंश्योरेंस वाली देन बिकम लायबल, वो किस लॉस के लिए लायबल हो जाती है फ्रॉम द डे विच इज इट इज़ पे। अब उसने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसका कि उसको इंश्योरेंस की ना, जो कंपनी है इंश्योरेंस वाली कंपनी, वो उसको इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कर देगी। हमने देखा होगा, हम सबके घर में नॉर्मली होता है, जो एक इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसको पॉलिसी का एक पेपर देते हैं, उसको प्लास्टिक कवर होता है तो हमें देते हैं ना, तो उसको जब हमें पॉलिसी तोड़वानी होती है तो हम जैसे उसको लेके जाते हैं तो हमें एक पेपर मिल जाता है। अगर हमें कोई भी लॉस होता है देन हम उसको दिखा के अपना अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारी फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या होती है? फायर इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिटी का। इसमें क्या होता है? द इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम एनीथिंग मोर देन, जो इंश्योर्ड है मतलब कस्टमर है, अब ये नाम से पता चल रहा है ना, फायर इंश्योरेंस है ये, तो इसमें हम जो हमारा डैमेज हुआ है, ये नहीं है कि हमारी कार में कोई सीट टूट गई तो हम पॉलिसी वालों को कह रहे हैं जी हमारी सीट बेल्ट टूट गई हमें क्लेम करो। नो, इसमें कौन सा सिर्फ लॉस कवर होगा? ओनली रिलेटेड टू फायर। इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम एनीथिंग मोर देन वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट और डैमेज बाय फायर। जो इंश्योर्ड है वो उससे ही ज़्यादा नहीं कुछ भी क्लेम कर सकता। अब जब आग से जितना नुकसान हुआ है उतना ही फायर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ठीक है, क्योंकि हम करवा फायर इंश्योरेंस रहे हैं, ऑल थर्ड इंश्योरेंस नहीं करवा रहे, सिर्फ फायर इंश्योरेंस करवाइए तो उसी से रिलेटेड लॉस को वो कवर करेंगे, ठीक है। विच एवर इज़ लेस, जो भी कम होगा, ठीक है, डैमेज जो उसका फायर के थ्रू हुआ या उसका जो भी वैल्यू ऑफ गुड लॉस्ट हुए थ्रू फायर देन वही पे करेंगे, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस डज नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग और प्रिवेंटिंग द फायर। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमने फायर इंश्योरेंस करवाई है, ये तो नहीं है कि ये नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग, ये फायर को तो कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है, प्रिवेंट नहीं कर सकती द फायर, बट इट इज़ अ प्रॉमिस, पर ये प्रॉमिस करती है कि ये कंपनसेट करेगी लॉस जो भी होगा उसको फायर के थ्रू। ये नहीं प्रॉमिस करती कि ये उसको कंट्रोल करेगी, ये कहती है कि अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो ये उसको कंपनसेट करेगी, ठीक है। फायर इंश्योरेंस इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरेंस एंड द इंश्योर्ड। जो इंश्योरर है एक इंश्योरेंस कंपनी वाले, इंश्योर्ड है हम कस्टमर, इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है अंडर विच द इंश्योर्ड अग्रीज टू इंडेमनिटी द लॉस कॉज्ड बाय फायर, जिसमें कि इंश्योरेंस अग्री करता है कि वो लॉस जो फायर के थ्रू हुआ है टू द इंश्योर्ड, वो उसमें उसको कंसिडरेशन पेमेंट करेगा इन कंसिडरेशन ऑफ सम पेमेंट, जिसको हम कोल्ड प्रीमियम कहते हैं, जो पर मंथ ईयरली हम करते हैं ना पे, तो हम उसको कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। फायर इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट वे बाय वन पार्टी इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन अंडरटेक टू इंडेमनीफाई एंड अदर पार्टी अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड बाय फायर और द डिफाइंड पैरल्स अप टू अग्री अमाउंट। फायर इंश्योरेंस क्या होती है? ये एग्रीमेंट होता है वन पार्टी इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन, एक पार्टी के साथ इन रिटर्न कि उनको सम रिटर्न मिलेगा, अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई द अदर पार्टी अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस, अगर उन्हें कोई फाइनेंशियल लॉस होता है कॉज्ड बाय फायर के कारण, और अदर डिफाइंड पैनल्स अप टू अग्री अमाउंट, जो अमाउंट अग्री हुआ है उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। देन इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, देन इसका अगेन वो है, देन इसका अगेन प्रोसीजर है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स में क्या है इसमें देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम एनीथिंग, इसमें इंश्योर्ड कुछ भी एनीथिंग मोर देन क्लेम नहीं कर सकता, जितना उससे लॉस हुआ है उतना ही फायर इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी, मोर देन कुछ भी नहीं पे करेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज द आउटकम ऑफ ऑफर मेड बाय इंश्योर्ड एंड इट्स एक्सेप्टेड बाय इंश्योरर, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। देन प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इशू बाय लॉफुल कंसिडर। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? इसमें जो इंश्योर्ड होता है वो प्रीमियम देता है और बदले में वो सब कंसिडरेशन करते हैं कि आपको अगर कोई लॉस होगा तो हम पे करेंगे, ठीक है।
देन नेक्स्ट आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टीज इंश्योर्ड एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी इज टेकन एंड लॉस अकर। इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमने पीछे भी देखा था। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है कि मेरा उस बंदे के साथ कोई लिंक होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड डॉटर, फादर एंड सन, ठीक है ना, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो रिलेशन होना चाहिए, कुछ भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए या नॉमिनी होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो इंश्योर्ड है उसका कुछ तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ में, कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, तभी वो ले सकता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम इज़ रिक्वायर्ड टू बी पे एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ पॉलिसी, पॉलिसी लेते समय हमें फर्स्ट प्रीमियम पे करना ज़रूरी है। देन पॉलिसी ड्यूरेशन, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी आर इशू यूजुअली फॉर 1 ईयर ड्यूरेशन। जो फायर इंश्योरेंस होती है ये यूजुअली 1 ईयर के लिए होती है, हमें टाइम टू टाइम इसको अप टू डेट करवाना होता है, ठीक है। पर सम केसेस में इसको हम छोटा 1 ईयर से शॉर्टर रख सकते हैं, ठीक है, बिग से बिग हम इसको 1 ईयर रख सकते हैं, 1 ईयर के बाद हमें इसे रीन्यू करवाना होता है, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में क्या होता है कि फायर इंश्योरेंस है, ठीक है, अब हमारा थ्रू फायर काफ़ी सारा लॉस हो गया, तो हमने फायर इंश्योरेंस वालों को कहा हमें दे दो, ठीक है। अब हमने वहाँ से मनी ले ली, तो जो वो फायर वाला प्लेस है जहाँ पे आग लगी थी, अगर वहाँ पे कुछ भी स्क्रैप वगैरह बचा है तो वो फायर इंश्योरेंस कंपनी वाले को होगा, हमारा नहीं होगा। उन्होंने हमें अमाउंट पे कर दिया, वही है स्क्रैप और वट एवर लेफ्ट ऑफ द गुड्स और प्रॉपर्टी आफ्टर डैमेज बाय फायर, वहाँ कुछ भी डैमेज बाय फायर होने के बाद जो भी लेफ्ट बचा है गुड्स वो ऑटोमेटिकली पासिस ऑन दी इंश्योरर, जो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उनके लिए क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ भाई हमारा ये सामान जो बचा है उसको हमें वापस करो, क्योंकि फायर इंश्योरेंस कंपनी ने फुल अमाउंट पे कर दिया था, ठीक है। देन आउटकम, लॉस्ट मस्ट बी द आउटकम ऑफ फायर इंश्योरेंस, जब लॉस्ट होगा तो आउटकम ऑब्वियसली मिल जाएगा। देन क्लेम सेटलमेंट, क्लेम में बी सेटल इन कैश और बाय रिहैबिटेटिंग द गुड्स और प्रॉपर्टी डैमेज बाय फायर अंडर फायर इंश्योरेंस। देन हम क्लेम सेटल कर लेते हैं कि हाँ हमें हमारे इस चीज़ का लॉस हुआ, उस अकॉर्डिंग हमें क्लेम प्रोवाइड किया जाए। देन नेक्स्ट इसका भी प्रोसीजर है, ये देखिए नीचे प्रोसीजर, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे प्रोसीजर में क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करते हैं। वीडियो बहुत लेंथी जा रही है, पार्ट 3 इसकी आई थिंक गाइस 4-5 पार्ट्स बन जाएंगे, काफ़ी लेंथ चैप्टर है और थोड़ा सा ब्रीफ में समझाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। आई होप यू विल मैनेज।